क्या होगा अगर एक मॉडर्न डॉक्टर आज से 2000 साल पीछे चला जाए, एक ऐसे टाइम पे जब हिस्ट्री का वन मैफ द बिगेस्ट रिबेलियस शुरू ही होने वाला हो और लोगों की जिंदगी की कोई कीमत ही ना हो, तो तैयार हो जाइए ऐसी ही एक स्टोरी के लिए जहां हमारा इमसी रे इनकारनेट होकर खुद को पास्ट में पाता है। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए इस मान हवा को शुरू करते हैं। एक ब्राइट लाइट्स और तेज म्यूजिक से भरे लाइवली करो के बार में अचानक किसी की ऊंची आवाज शांति को तोड़ देती है। एक बंदे ने चिल्लाकर किसी को अपनी गर्लफ्रेंड के पास से हाथ हटा लेने को कहा। आसपास के लोग चौंक जाते हैं। किसी को दर्द में चीखते देख पास खड़ी लड़कियां दंग रह जाती हैं। सिचुएशन और एस्केलेट हो रही थी। लड़के का नाम है जिनसू। हान वो है जनरल सर्जरी स्पेशलिटी के 3रे साल का स्टूडेंट। बिना किसी वार्निंग के जिनसू उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। वह आदमी उस ब्लो के लगते ही पीछे गिर जाता है। उसकी टेबल पर रखा फ्राइड चिकन और ड्रिंक भी पलट जाती है और ऐसे ही जिनसू ने खुद का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। अपनी गर्लफ्रेंड की गुजारिश को नजरअंदाज करते हुए वह गुस्से में चिल्लाता है कि उस हरामजादे की उसकी गर्लफ्रेंड पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई। वह आदमी ने गुस्से से कहा कि उसमें अपने सुपरवाइजर को मारने की हिम्मत कहां से आई। क्या वह क्रेजी है? जिनसू ने भी डिटर्मिनेशन के साथ अडिग होकर जवाब दिया कि हां, वह क्रेजी है। वह सब कुछ सह सकता है लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुआ ऐसा एक्ट नहीं सह सकता। लेकिन भले ही रीजन कोई भी हो, अपने सुपरवाइजर को हिट करने के कंसिक्वेंसेस बहुत बड़े थे। एक सीनियर फैकल्टी डॉक्टर ने उसे डांटते हुए कहा कि क्या उसने सही में अपने प्रोफेसर को हिट किया। वह खुद को समझता क्या है, उसे इतना क्रेजी हो जाने की क्या जरूरत थी। उसका स्पेशलिस्ट बनने का सपना यही खत्म हो गया। जिनसू प्रोफेसर को कोसते हुए अपनी लैब कोट को डस्टबिन में फेंकता है और हॉस्पिटल के कॉरिडोर से निकलने लगता है और ऐसे ही उसका डार्क फ्यूचर स्टार्ट हो गया। वो दूसरे हॉस्पिटल्स ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन कोई फैमिली बैकग्राउंड ना होने के कारण उसे किसी ना किसी बहाने से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन उसकी मुलाकात एक इन्वेस्टर से हुई। उसने उसे एक छोटा प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी। द इन्वेस्टर उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि उसकी आंखें ग्रेट लोगों को पहचान ही लेती हैं और फिर वह उसे साथ में अपना बेस्ट करने को बोलता है। लेकिन वह गायब हो गया और साथ ही उसके पैसे भी गायब हो गए जो उसने उस आदमी पर भरोसा करके इन्वेस्ट किए थे। डिसेप जिनसू जब पुलिस स्टेशन जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि सस्पेक्ट उस जगह पर रहता था जो उसने पहले सुन रखी थी। लेकिन अचानक उसके दिमाग में कुछ खटका। वो इन्वेस्टर उसके दुश्मन जिंगू किम का दोस्त था। यहां तक कि जिनसू के रिलेशनशिप में भी गिरावट आ जाती है जब उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि वो लोग जो शादी की बात कर रहे थे उसे भूल जाओ क्योंकि उसने किसी और को पसंद कर लिया है। जिनसू डिस्पेलर करने की कोशिश करता है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसका फ्यूचर बर्बाद हो चुका था और उसकी लाइफ जैसे गटर में गिर रही थी। शराब पीते हुए वह अपनी तकलीफ को भूलने की कोशिश करता है लेकिन खाली बोतलों के बीच उससे अपनी यह मुश्किल भरी लाइफ और नहीं सही जा रही थी। वह अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर से यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जाने का फैसला करता है। फिर भले ही उसे उस कमीने प्रोफेसर से माफी मांगनी पड़े। जैसे ही वह प्रोफेसर के ऑफिस के आगे पहुंचता है वह खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेता है लेकिन ऑफिस में घुसते ही वह शॉक्ड हो जाता है। वहां प्रोफेसर और उसकी अब एक्स गर्लफ्रेंड लिपटे हुए किस कर रहे थे। किस्मत की गॉडेस ने उसका मजाक बना के रख दिया है। वो गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसके चिल्लाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। वो चिल्लाता है कि वह उस जानवर से भी बदतर प्रोफेसर को आज ही खत्म कर देगा। प्रोफेसर झिझक हुए कहने लगा कि यह बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो लड़की भी झूठ कहने लगी कि यह तो प्रोफेसर ने उसे फोर्स किया था। जिनसू अपना आप खो चुका था अंधेरी सड़कों पर। सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की ही रोशनी चमक रही थी। वह एक अनजान गली से अपने घर जा रहा था। तभी एक बंदा जिसने अपना चेहरा ढक रखा था वह उसे बुलाता है। वह उससे पूछता है कि क्या वही जिनसू हान है। जिनसू कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके पेट में खंजर आ लगा। उस आदमी ने उसके पेट में खंजर घोंप दिया था और उसे चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता। इसके बाद वह आदमी जिनसू को अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर कहीं ले जाने लगता है। तारों से भरे आसमान के नीचे जिनसू को एक दूर दराज इलाके में किसी खड्डे में फेंक दिया गया है। वह आदमी फोन पर प्रोफेसर को बता रहा था कि उसने जिनसू को निपटा दिया है और अब वह उसे दफना देगा। वह आगे कहता है कि उसे अभी के अभी पैसे चाहिए। जिनसू भी उसकी बात सुन रहा था। वह गुस्से से सोचने लगा कि यह पक्का उस कमीने प्रोफेसर जिंगू किम का ही काम है। वह रोते हुए सोचता है कि वह ऐसे नहीं मर सकता। इस तरह से मरना फेयर नहीं है।
ऐसे ही पहाड़ों में किसी अनजान जगह पर उसे दफना दिया जाता है और उसकी लाइफ वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है, कुछ आवाज के चलते उसकी आंख खुल जाती है। एक आवाज गूंजती है कि स्पिरिचुअल आईज ओपन हो चुकी है। उसके सामने उसकी जिंदगी की एक रिपोर्ट ओपन होती है जिसमें लिखा था कि वो या तो हेवन में जा सकता है या फिर रीइंकार्नेशन ले सकता है। जिनसू दंग रह जाता है और सोचता है कि वो कहां है। जिस हिसाब से उसे फेटल स्पॉट पर खंजर लगा था, उसे तो मर जाना चाहिए था। तभी वो आवाज उसे कहती है कि वो एक नई स्पिरिट है। जिनसू कहता है कि क्या इसका मतलब वो मर चुका है। आवाज उसे बताती है कि उसके जजमेंट का टाइम आ चुका है और यहां पर यह डिसाइड किया जाएगा कि वह हेवन में जाएगा कि हेल में। चूंकि जिनसू के पॉइंट्स हाई थे तो वो बिना जजमेंट के सीधा हेवन में जा सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो री इनकारनेट होकर नई लाइफ भी जी सकता है। जिनसू को यह समझ नहीं आता कि हेवन जाने का या री इनकारनेट होने का मतलब क्या है। वो आवाज उसे कहती है कि अगर उसने 30 सेकंड में री इनकारनेटिक बाय नहीं की तो ऑटोमेटिक हेवन की टिकट परचेज कर ली जाएगी और वो हेवन में एंटर करेगा। और ऐसे ही काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। ये देखकर जिनसू काफी कंफ्यूज था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो सोचने लगा कि हेवन में जाकर तो उसके पॉइंट्स वेस्ट हो जाएंगे। तभी टाइम बढ़ता देखकर उसने चिल्लाकर कहा कि वो री इनकारनेट होना चाहता है। आवाज ने उसे बताया कि उसने री इनकारनेट टिकट परचेज कर ली है, अब उसे री इनकारनेट होने की जगह पिक करनी होगी। उस आवाज ने कहा कि वो अपनी पिछली जॉब में एक डॉक्टर था और उसके पास काफी सारे सर्जिकल पॉइंट्स थे, तो क्या वह ऐसी किसी जगह पर जाना चाहेगा जहां उसकी सर्जिकल स्किल्स काम आ सके। जिनसू उसे एक्सेप्ट कर लेता है। आवाज उसे री इनकारनेट होने के लिए 3 ऑप्शंस देती है। एक ऐसी जगह जहां 10 से कम पेशेंट्स हों, दूसरी ऐसी जगह जहां 20 से कम पेशेंट्स हों, या फिर ऐसी जगह जहां बहुत सारे पेशेंट्स हों। जिनसू सोचता है कि उसे री इनकारनेट होते ही पेशेंट्स को ट्रीट करना है, इसलिए अगर उसे चुनना हो तो बहुत सारे पेशेंट्स वाली जगह बेस्ट रहेगी, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा लाइव्स बचा सके और काफी सारे पैसे कमा सके। वो काफी सारे पेशेंट्स वाली जगह चुनता है क्योंकि वह अपनी डॉक्टर की जॉब के प्रति लॉयल रहना चाहता था। इसके बाद आवाज ने उससे काफी और डिसीजंस करवाए, बिना ये जाने कि उसकी चॉइसेस की क्या इंपॉर्टेंस है। अब ऑप्शंस चुनता गया। आवाज ने उसे कहा कि चॉइसेस सक्सेसफुली पिक्ड हो चुकी है और फिर उसे अपनी अच्छी नई लाइफ के लिए विश करती है। जिनसू उस आवाज से पूछता है कि वह कौन है, कोई एंजल या फिर कोई कंप्यूटर सिस्टम। उसे कोई जवाब नहीं मिलता और तभी उसके सामने एक व्हाइट पोर्टल ओपन होने लगता है। वो पोर्टल उसे अपने अंदर खींचने लगा और देखते ही देखते उस पोर्टल में पूरा समा गया। किसी दूसरे वर्ल्ड में जमीन पर गिरा एक बंदा होश में आने लगता है। जमीन से उठ बैठते हुए जिनसू सोचने लगा कि क्या वो सही में रीइनकारनेट हो गया है। उसे काफी दर्द हो रहा था। उसने जब अपनी छाती पर देखा तो वहां एक गहरा घाव था। वो घाव अपने आप हील होने लगता है। वो खुश होते हुए चल पड़ता है और कहता है कि उसका रीइनकारनेट होने का डिसीजन सही था। तभी सामने से काला धुआं उठता देख वो चौंक जाता है। उसने अपने चारों ओर का नजारा देखा तो एक भयानक सीन उसकी आंखों के सामने था। घरों में आग लगी हुई है और चारों तरफ घायल और मरे हुए लोग पड़े हैं। काफी लोग दर्द और दहक के मारे चिल्ला रहे थे। जिनसू सोचने लगा कि क्या यह कोई बैटलफील्ड है। उसका सिर अचानक तेज दर्द से फटने लगा। उस शरीर की ओरिजिनल ऑनर की यादें उसके दिमाग में आने लगीं। अब उसे सब कुछ साफ हो चुका था। वहां पर लगे फ्लैग्स देखकर वह समझ चुका था कि वो अब 3 किंगडम के एरा में रीइनकारनेट हो चुका है और ऐसे ही 3 किंगडम के वर्ल्ड में एक मॉडर्न डॉक्टर की नई लाइफ शुरू हो गई। एक ऊंची चट्टान से नीचे जलते हुए गांव को देखकर जिनसू ने तुरंत वहां जाने का फैसला लिया। उसे जलती हुई झोपड़ियों और बिखरे हुए मलबे के बीच घायल लोगों की कराहट सुनाई दे रही थी। वो सोचने लगा कि आखिर यहां हुआ क्या था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि मुश्किल से जिंदा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। जिनसू तुरंत उसके पास जाकर बैठ गया। उसने उस आदमी को अपने पेट पर से हाथ हटाने को कहा क्योंकि वह उसके घाव देखना चाहता था। वो आदमी उससे खुद को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। जिनसू सोचने लगा कि मेडिकल ग्लव्स तो छोड़ो, उसके पास हाथ साफ करने के लिए पानी भी नहीं है। अगर वह हॉस्पिटल में होता तो सिचुएशन इतनी मुश्किल नहीं होती। तभी एक आदमी उसे यंग मास्टर कहते हुए उसकी ओर भाग के आने लगता है। वो हाँफ हुए पूछता है कि क्या यंग मास्टर वोन हुआ? ठीक है, दरअसल इस बॉडी के ओरिजिनल ऑनर का नाम वोन हुआ था। वनवा उस आदमी को वांग कह के बुलाता है और मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या वो भी ठीक है। वांग उसका हाथ पकड़ते हुए वरी होकर पूछने लगा कि इस पर इतना सारा ब्लड क्यों लगा है, क्या वह घायल है? वनवा उसे कहता है कि यह उसका ब्लड नहीं है। फिर वो उसे जल्द से जल्द कोई कुआं ढूंढकर कुछ साफ पानी और साथ ही कुछ नीडल्स और थ्रेड्स लाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उसकी टोन सुनकर वांग सरप्राइज्ड होते हुए पूछने लगा कि वो इतना पोलाइट क्यों बात कर रहा है। वनवा उसे फिजूल की बातें छोड़कर जल्दी अपना काम करने को कहता है। वांग भागते हुए वो चीजें लेने के लिए जाने लगा। वहीं वनवा अभी भी झिझक रहा था। अगर यह हॉस्पिटल होता तो वो पहले एनेस्थीसिया देकर अच्छे से चेक करता और बाद में इलाज करता, लेकिन अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके पास खुद के हाथों से सब कुछ चेक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था।
उसके हाथ कांपने लगे और उसके मन में सेल्फ डाउट ने जगह बना ली, लेकिन सामने एक व्यक्ति मौत के कगार पर था और वह जानता था कि यह डरने का टाइम नहीं है। उसने खुद को भीतर ही भीतर संभाला और अपने डिटर्मिनेशन को बढ़ाया। कॉन्फिडेंस से अपनी बाजू ऊपर चढ़ाते हुए वनवा घायल आदमी की हालत चेक करने लगा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि अगर ब्लड की वजह से एयर पैसेज ब्लॉक हो गया तो सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाएगी, और चूंकि उसके पास कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं था तो वो स्टमक के अंदर देख भी नहीं सकता। उसे अब अपने खुद के हाथों से ही इमरजेंसी असिस्टेंस या एओर्टा और एसएमए बिल्कुल ठीक थे। बड़ी आर्टरीज भी ठीक ही थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कोई कट नहीं लगा था। लेकिन तभी कुछ फील करके वो चौंक गया। उस आदमी के लार्ज इंटेस्टाइन में कट लग चुका था। इसकी वजह से उसके पेट में इंफेक्शन स्प्रेड हो सकता है। उसे सबसे पहले जमा हुआ ब्लड बाहर निकालना होगा। तभी उसे वांग की आवाज सुनाई दी। वांग कुछ विलेजर्स के साथ एक बड़े टब में पानी और बाकी सामान लेकर आ चुका था। वनवा उसे कुछ साफ कपड़े के टुकड़े लाने को बोलता है, जिसे सुन वांग भाग के जाने लगा। तभी एक लड़की ने उसे नीडल और थ्रेड दिया। वनवा उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि उसने इतनी मोटी नीडल एक्सपेक्ट नहीं की थी। थ्रेड भी कई सारे छोटे थ्रेड्स को मिलाकर बनाया गया था। उसे इस टाइम की लिमिटेड ट्रीटमेंट सुविधाओं का एहसास हुआ। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो बिना ट्राई किए उस आदमी को मरने नहीं दे सकता। वो उस एंजल को कोसने लगा कि अगर उसने उसे ऐसी जगह रीइंकार्नेट किया तो कम से कम कुछ टूल्स भी दे ही देता। उसने टब में से एक बाल्टी भर के पानी निकाला और उस आदमी के घाव को साफ करने लगा। बाद में उसने संभल कर इंटेस्टिन्स को सही जगह पर सेट किया और फिर संभलते हुए टांके लगाने लगा। लेकिन बीच में ही अचानक उसकी नीडल टूट गई। ये देख के वो इरिटेट हो गया, लेकिन फिर भी जैसे तैसे टांके लगाना जारी रखा। थोड़ी देर बाद आखिरकार टांके लग ही गए। वो थक कर बैठते हुए सोचने लगा कि उसने खुद से जितना हो सके उतना कर दिया है। टांके भी उसने जितना सोचा था उससे बेहतर लगे थे। तभी एक औरत दौड़ते हुए उसकी तरफ आने लगी। वो उस आदमी से गले लगकर रोने लगी। वो कह रही थी कि वो अकेली कैसे जिग्गी। तभी पीछे से वनवा उसे चिंता ना करने को कहता है। उसने कहा कि ट्रीटमेंट स्मूथली हो गई है, इसीलिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसका हस्बैंड बच जाएगा। इस बात पर वो औरत भी सरप्राइज थी। वो पूछने लगी कि पेट कट जाने के बाद भी वो बच सकता है। उसने वनवा से पूछा कि क्या वो एक फिजिशियन है। वनवा ने मुस्कुराकर हां में जवाब देते हुए कहा कि उसने मेडिकल आर्ट्स की स्टडी की है। इसके बाद उसने कुछ और बंदों का भी सक्सेसफुली इलाज किया। वो एक बंधे के पेट पर लगा कट भी पहले की तरह ही ठीक करने लगा। वो उसे थोड़ी देर और सहने को कहता है, लेकिन तब तक वह आदमी खत्म हो चुका था। यह देखकर वह काफी निराश था। उसने उस आदमी की आंखें बंद की और उसे ना बचा पाने के लिए काफी उदास हो गया, लेकिन फिर वो डिटर्मिनेशन के साथ खड़ा हो गया। उसने डिसाइड किया कि वो और लोगों को बचाने की भी पूरी कोशिश करेगा। ऐसे ही शाम हो गई। वनवा और वांग घर की ओर जाने लगते हैं। वांग गुस्से से कह रहा था कि वह बैंडिट्स मरना डिजर्व करते हैं, लेकिन यह अच्छी बात है कि यंग मास्टर को कोई चोट नहीं लगी है। वनवा उसकी बात में हामी भरता है, लेकिन वो मन ही मन कह रहा था कि उसका यंग मास्टर तो कब का मर चुका है और अब दूसरी स्पिरिट उसकी बॉडी में आ गई है। फिर वो वांग से पूछता है कि अब जबकि सोल्जर्स को भेज दिया गया है तो बैंडिट्स का खात्मा भी हो ही जाएगा, है ना। वांग कहता है कि उसे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। क्या उसे लगता है कि सोल्जर्स बैंडिट्स को मारने के लिए अपनी जान जोक में डालेंगे? और वैसे भी अगर ये इतना डेंजरस ना होता तो भी वो लोग कुछ देर तक फाइट करने का प्रिटेंड करते और फिर रुक जाते। रूमर्स तो ऐसे भी है कि बैंडिट्स उन सोल्जर ऑफिशियल को रिश्वत देते हैं। वनवा पूछने लगा कि क्या सही में ऐसा होता है। वह सोचता है कि ऐसा कुछ होने के लिए यह वर्ल्ड कितना करप्ट और क्रूल होगा। वो समझ गया कि इतिहास में येलो टर्बन रिबेलियंस आया था। दिमाग में कुछ खटका। अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो उसे महसूस हुआ कि रिबेलियस का टाइम निकट आ रहा है। उस रिबेलियस में बस कुछ ही साल बचे हैं। वह सोचने लगा कि पूरे चाइना में कोई भी जगह बिना वॉर के नहीं है। वह कहीं भाग भी नहीं सकता। वह उस एंजल को कोसते हुए कहने लगा कि यह सब उसकी गलती है। वही वांग उसे पूछने लगा कि क्या वह उसके बारे में बात कर रहा है। वनवा ने कहा कि नहीं, वह किसी और के बारे में बात कर रहा है। ऐसे ही शाम तक वो लोग घर पहुंच गए। वांग उसे पहले नाह लेने को कहता है, क्योंकि अगर किसी ने उसे ऐसे देख लिया तो उन्हें लगेगा कि वह इंजर्ड है। वनवा भी उसे आज की हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। बाल्टी से पानी निकालते हुए वो सोचने लगा कि इस बॉडी के असली ओनर पर उसकी दूसरे शहर की स्कूल से वापस आते वक्त हमला हुआ होगा। उसके ग्रैंड पेरेंट्स और फादर काफी सालों पहले गुजर चुके हैं और इसे परिवार ने अपनी शान और पावर खो दिया है। उसकी मां कुछ महीनों से बीमार है और इसीलिए वह मेडिकल की बुक्स पढ़ रहा था। वह सोचता है कि अगर इस बंदे की जगह वह खुद होता तो वह भी यही करता। उस फैमिली का सबसे बड़ा भाई 21 साल का है और उसका नाम हुबक है। दूसरा बड़ा भाई 18 साल का है और उसका नाम हुआ फेन है। वह सोचने लगा कि उन दोनों को बड़ा भाई कहने में उसे थोड़ा ऑनवर्ड फील होता है, क्योंकि असल में वह खुद 31 साल का है। लेकिन अब जबकि उसे इसी बॉडी में रहना है तो उसके पास और कोई चारा नहीं है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है। यह उसका सबसे बड़ा भाई हुबक है। हुबक उससे पूछता है कि उसने वांग से सुना कि वनवा बैंडिट से मिला था, क्या वो ठीक है। वनवा ने कहा कि फॉर्चुनेटली उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। वबक ने भी यह जानकर चैन की सांस ली। वो बैंडिट्स की बात सुनकर
काफी चिंतित था। वनवा पूछने लगा कि मां की हालत कैसी है। हुबक ने बताया कि हर रोज जैसी ही थोड़ी देर पहले ही वह थोड़ी पॉरेज खाकर सो चुकी है। वनवा ने सोचा कि अगर वह सो चुकी है तो वह उन्हें बाद में चेक करेगा। वह अपने भाई से कहता है कि वह अगली सुबह उनसे मिलेगा। उसकी बात पर अजीब रिएक्शन देते हुए हुबक ने पूछा कि इतने लंबे टाइम तक घर से दूर स्टडीज के लिए रहने के बाद भी तुम अपनी मां से मिलने कल जाओगे? वनवा भी उसकी बात सुनकर चौंक गया, क्योंकि अगर कोई इतने लंबे टाइम तक अपने मां से ना मिलने के बाद भी उन्हें दूसरे दिन मिलने के लिए बोलेगा तो लोग तो उसे अनफीलियम ही। और फिर उसने हुआबुक से कहा कि दरअसल वह भी मां से अभी मिलना चाहता है, लेकिन अब जब वह सो चुकी है तो अपनी खुद की ग्रीड के लिए उन्हें जगाने जैसा ऑन फीलियल काम वह कैसे कर सकता है। हुबक भी उसकी बात पर विचार करने लगा कि उसने बिल्कुल ठीक बात बोली है। वह उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि वह बाहर पढ़ाई करके काफी समझदार हो चुका है। फिर वह उसे आराम करने को कहता है। वनवा आराम से बेड पर लेटते हुए सोचने लगा कि आज का दिन तो काफी कटिक था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है कि अब से उसे क्या करना चाहिए। चीजें पहले से ही काफी मुश्किल है, वह समझ नहीं पा रहा कि शुरुआत कहां से करें। ऐसे ही सोचते हुए उसकी आंख लग गई। तभी उसे वह आवाज फिर से सुनाई देती है जो उसे बता रही थी कि उसकी सारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिजीज क्यूर हो चुकी है। अब उसके बॉडी फंक्शन अच्छी कंडीशन में है और रीइंकार्नेस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वह आधा नींद में यह सब कुछ सुन रहा था। दूसरे दिन सुबह वनवा आराम से अंगड़ाई लेते हुए उठा। वह इतने दिनों बाद चैन की नींद मिलने पर काफी खुश था। उसने थोड़ा स्ट्रेचिंग करने का सोचा, लेकिन बैक स्ट्रेच करते हुए वो सरप्राइज हो गया। वो सोचने लगा कि भले ही वह एक टीनेजर है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल नहीं हो गया। इसके बाद वो डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ट्राई करता है। वह उन सबको कर पा रहा था, यहां तक कि वह हैंड स्टैंड भी कर पा रहा था। वह अपनी इस नई बॉडी के लिए काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने पहुंचा। वो और उसके दोनों भाई ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए। खाना देखकर वह सोचने लगा कि उसकी फैमिली पहले से काफी गरीब हो चुकी थी, इसलिए खाने में सिर्फ सब्जियां ही थीं और कोई मीट नहीं था। ये सब उसे घास फूस लग रहा था। वो इरिटेट होकर सोचता है कि इसीलिए ये बॉडी इतनी पतली है। अपने दूसरे बड़े भाई को देखकर वह वंडर करने लगा कि उसने ऐसा क्या खाया है जो वो इतना मस्कुलर हो गया। तभी हुआफेन ने उसे पिछले दिन बैंडिट्स के साथ हुई मुलाकात के बारे में पूछा। वनवा ने बताया कि वह तेजी से वहां से भाग निकला था, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। हुआफेन उसे समझाने लगा कि सक्सेसफुल बनने के लिए किताबें पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उसे कम से कम उसे खुद को प्रोटेक्ट कर पाने जितना मार्शल आर्ट्स तो सीखना ही चाहिए। वनवा ने कहा कि वो भी ट्रेनिंग करने की सोच ही रहा है। उसकी बात सुनकर दोनों भाई चौंक गए। वाफन हंसते हुए कहने लगा कि अब तक वनवा उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग छोड़कर किताबें पढ़ने को बोलता था, लेकिन अब क्या हो गया। वनवा मन ही मन कहने लगा कि भाई कभी चाकू से मरकर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम अभी भी किताबें पढ़ना पसंद करोगे या नहीं। वाबो कहने लगा कि शायद वनवा बैंडिट्स के हमले से थोड़ा शॉक्ड हो गया है। वनवा ने भी उसकी बात से अग्री किया। उसने आगे कहा कि अब उसे लगता है कि किताबें पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा अगर वो जिंदा ही ना रह सके, इसीलिए वो अब मार्शल आर्ट्स सीखने की सोच रहा है ताकि कम से कम खतरे के टाइम सेफली एस्केप कर पाए। हुआफेन उसका ये डिसीजन सुन काफी खुश था। वही हुबो कहने लगा कि इससे अच्छा तो तुम सिविल सर्वेंट बनके अच्छे मार्शल आर्ट्स वाले लोगों को अपने अंडर ले सकते हो। खाना खत्म करने के बाद हुबक उठा और कहने लगा कि अब उसे अपनी मां से मिल लेना चाहिए। अपनी मां के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने पूछा कि क्या वो जाग चुकी है। कमरे के अंदर से उन्हें अंदर आने को कहा गया। वहुआ को देखकर वो पूछने लगी कि वह कब वापस लौटा। उन्होंने बैठते हुए मेड को पीछे पिलो रखने के लिए बोला। वो वहुआ से कहने लगी कि इतना दूर से वो इतने जल्दी वापस क्यों आ गया, लेकिन बोलते बोलते वह अचानक दर्द से कराह उठी। यह देखकर वनवा चिंतित हो गया। वो उनके पास जाकर पूछने लगा कि क्या वो ठीक है। उसकी मां कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है और आगे पूछती है कि वह इतना जल्दी वापस क्यों आ गया। वनवा ने बताया कि उसने उनकी खराब तबीयत के बारे में सुना, इसलिए थोड़ा टाइम निकालकर वापस आ गया। उसकी मां ने कहा कि वो ठीक है, उनकी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस आना पड़े। समय के साथ वह अपने आप ठीक हो जाएगी, इसलिए उसके बारे में ज्यादा वरी ना हो। वही वनवा उनका हाथ पकड़कर चेक करते हुए सोचने लगता है कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन्हें लीवर या गैल ब्लैडर से रिलेटेड कोई दिक्कत है। वह अपनी मां को आराम से लेटने को कहता है क्योंकि वो उन्हें एग्जामिन करना चाहता था। वह सोचने लगा कि अगर इन्हें लिवर में दर्द हुआ तो यह काफी डेंजरस हो सकता है। लिवर के पेन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। वो उनके पेट पे उंगली से प्रेशर देकर चेक करने लगा, जिससे उसकी मां दर्द से कराह उठी। लिवर पर थोड़ा प्रेशर लगते ही वो दर्द से चीख उठी। पीछे खड़े दोनों भाई भी यह देखकर चौंक गए। हुआफेन ने गुस्से से वनवा का हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा कि वह क्या कर रहा है। वनवा ने समझाते हुए उसे अपना हाथ छोड़ने को कहा क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट मैटर था। हुआफेन कहने लगा कि अपनी बीमार मां को दर्द देने में क्या इंपॉर्टेंट है। वनवा समझाता है कि बाहर पढ़ाई करते हुए उसने फिलॉसफी के साथ साथ काफी सारी मेडिकल बुक्स भी पढ़ी है। हुआफेन गुस्से से कहने लगा कि क्या कुछ किताबें पढ़कर अब वो फिजिशियन की तरह प्रिटेंड करना चाहता है।
क्या उसे यह लगता है कि कोई थोड़ी किताबें पढ़कर फिजिशियन बन जाता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई बस कुछ किताबें रीड करके बिना एक्सपीरियंस के अकड़ दिखाने की? तभी हुआब ने पूछा कि वांग ने उसे बताया था कि पिछले दिन वनवा ने काफी सारे बैंडिट्स के विक्टिम्स को बचाया था। क्या यह बात सच है? उसने सुना था कि उसने एक ऐसे बंधे को बचाया था जिसका पेट कट चुका था और उसके इंटेस्टाइन्स दिखाई दे रहे थे। वाफन ये सुनकर सरप्राइज हो गया। वो पूछने लगा कि वो ऐसा मजाक क्यों कर रहा है, कोई पेट कटा आदमी कैसे? लेकिन तभी वनवा ने एक्सेप्ट किया कि यहां उसने एक ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया था। इस पर दोनों ही भाई सरप्राइज रह गए। वनवा ने उम्मीद जताई कि वह पेशेंट ठीक हो जाएगा। वाबो ने पूछा कि उम्मीद से उसका क्या मतलब? क्या वह तुम्हारे ट्रीट करने के बाद अभी भी मर सकता था? वनवा ने स्पष्ट किया कि पेशेंट की हालत इतनी फेटल थी कि उसकी जान कभी भी जा सकती थी, लेकिन जब कोई मरने की कगार पर हो तो मेडिकल आर्ट सीखा हुआ कोई भी इंसान कुछ भी ना करके कैसे हार मान सकता है? अगर उसे थोड़ी भी उम्मीद दिखेगी तो वह हार नहीं मानेगा। उसके भाई ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उसका रिजॉल्व तो सच में एक फिजिशियन की तरह है। अगर ऐसा ही है तो वह अपनी मां को भी ठीक करने की कोशिश कर सकता है। क्या पता तुम्हारी डिटर्मिनेशन देखकर ऊपर वाला खुश होकर हमारी मदद कर दे। उसकी बात से खुश होकर वनवा ने अपनी मां को डायग्नोज करना शुरू कर दिया। उसने बारी बारी से उनके लिवर और पेट पर प्रेशर देकर पूछा कि क्या उन्हें दर्द हो रहा है। दोनों ही बार उसकी मां ने जवाब दिया। वो सोचने लगा कि तो फिर इनकी बीमारी क्या हो सकती है। फिर उसने उनके कोलेसिस्टाइड पर थोड़ा सा प्रेशर दिया। उसके ऐसा करते ही उसकी मां दर्द से चीख पड़ी। अब उसे पता चल चुका था कि यह दर्द उनके पित्ताशय में हो रहा है। वह यह सोचते हुए दुखी हो गया